हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बिजनेस लॉ के अंदर कंसीडरेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंसीडरेशन के बारे में थोड़ा बहुत शुरू किया था कि कंसीडरेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन भी हमने की थी और उसके आवश्यक लक्षण यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं कंसीडरेशन के अंदर, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। उसका एक पार्ट भी किया था हमने कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट को क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कंसीडरेशन के कुछ और पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य। इसको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, सेक्शन 23 क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य, कि एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट का कोई भी उद्देश्य तब इलीगल और अनलॉफुल माना जाता है जब वो निम्नलिखित में से किसी कंडीशन द्वारा सेट किया गया हो। ठीक है, किसी भी कंडीशन का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। अगर किसी भी जो नीचे कंडीशन दी है, अगर इसका जो मतलब कि आपका एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में से किसी को भी फॉलो करता हो, तो आपका जो कंसीडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। तो इसको वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट आपका आता है द एग्रीमेंट इज प्रोहिबिटेड बाय एनी पॉलिटिकल लॉ, कि जो आपका ठहराव है वो किसी भी राजनियम द्वारा क्या है, वर्जित है। मीन्स कोई भी ऐसा ठहराव आपका जो किसी भी राजनियम द्वारा मीन्स किसी भी लॉ द्वारा क्या है, प्रोहिबिटेड है, तो वो जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द एग्रीमेंट इज ऑफ सच अ नेचर दैट द रिकॉग्निशन ऑफ इट वुड न्यूलिफाई द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट और। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा ठहराव मीन्स वो ठहराव जिसकी प्रकृति है, जिसकी प्रकृति कैसी है, जिसका नेचर कैसा है, कि वो जिसको मान्यता देने से, जिसको मतलब कि मान्यता देने से वो किसी भी लॉ का क्या करता हो, किसी भी लॉ के प्रावधान का, प्रोविजन का क्या करता हो, निसफल करता हो। मीन्स जितने भी जो भी आपका लॉ है, कोई भी लॉ, उसके जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनमें से किसी के भी क्या हो, अगेंस्ट हो, तो जो आपका एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा, वो टोटली क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द एग्रीमेंट इज फ्रॉडुलेंट, जो एग्रीमेंट है अगर वो कपटपूर्ण है तो वो जो आपका एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कंसीडरेशन होगा, वो क्या माना जाएगा, इलीगल और अनलॉफुल माना जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द एकोमोडेशन कॉजेज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, कि जो आपका एग्रीमेंट है अगर वो किसी दूसरे पर्सन की बॉडी या फिर उसकी संपत्ति को क्या करता हो, हानि पहुंचाता हो, उसकी एसेट्स, उसे एसेट से लॉस करवाता हो, तो जो आपका एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल माना जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। उससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्या नहीं पहुंचनी चाहिए, हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होता है तो जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या माना जाएगा, इलीगल और अनलॉफुल माना जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द एग्रीमेंट इज इमोरल, कि अगर जो आपका ठहराव है वो क्या है, अनैतिक है, इमोरल है,
नैतिकता के अनुसार नहीं है, तो जो आपका कंसीडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा, इललीगल माना जाएगा, पूर्णतः अवैधानिक माना जाएगा। उसके बाद 6th पॉइंट क्या कहता है? द एग्रीमेंट शुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो जो आपकी पब्लिक पॉलिसी है, जो लोक नीति है, अगर आपका एग्रीमेंट उसके विरुद्ध है तो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो उसका कंसीडरेशन है, वो क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। तो ये कुछ आपकी 6 कंडीशन कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर जो आपका कंसीडरेशन है, वो इनमें से किसी भी कानून का क्या करता हो, मीन्स इनमें से किसी भी कंडीशन को क्या करता हो, फॉलो करता हो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसीडरेशन है ठहराव का, एग्रीमेंट का, वो क्या माना जाएगा? इललीगल या फिर अनलॉफुल माना जाएगा। तो उसके बाद आपका टॉपिक आता है कंडीशन ऑफ अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कि जो आपका कंसीडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किन कंडीशंस में, किन शर्तों के अनुसार क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा, अवैधानिक माना जाएगा। ये जो आपका टॉपिक है, वो जो हमने अभी पीछे किए हैं, इनसे ही मिलता जुलता है, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं, ये इन्हीं में से निकाली गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक्स फॉरबिडन बाय लॉ, राजनियम द्वारा वर्जित कार्य। मीन्स कोई भी ऐसा काम करना जो लॉ के द्वारा क्या है? फॉरबिडन है, जो लॉ के द्वारा, जो राजनियम के द्वारा वर्जित है, तो उस केस में जो आपका कंसीडरेशन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर डैट इफ परमिटेड इट वुड डिफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। यदि जो आपका एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको इस प्रकार, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, यदि उसे अनुमति दे दी जाए, इफ परमिटेड, अगर उसे परमिट दे दिया जाए, तो वो किसी अधिनियम, मीन्स कोई भी लॉ का जो प्रोविजन है, उसको क्या करता है? डिफेक्ट करता है, उसको निष्फल करता है। तो जो आपका कंसीडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है इफ इट इज फ्रॉडोलेंट, यदि वह कपट में है। मीन्स जो आपका एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो क्या है? कपटपूर्ण है, मीन्स उसमें जो भी काम किया गया है, कपट के उद्देश्य से किया गया है, फ्रॉड के ऑब्जेक्टिव से किया गया है, तो उस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा और जो उससे कंसीडरेशन मिलेगा, वो क्या माना जाएगा? इल्लीगल या अवैधानिक माना जाएगा। अब उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, कि यदि जो आपका एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी दूसरे पर्सन को हानि पहुंचाने वाला है, उसको लॉस करवाने वाला है, उसकी या तो किसी संपत्ति से लॉस होगा, या उसको कोई मतलब कि फिजिकल इंजरी देने वाला है, मीन्स उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। और उससे जुड़ा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उससे कंसीडरेशन जुड़ा है, वो क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा, अवैधानिक माना जाएगा। उसके बाद आता है इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, यदि क्या है? यदि न्यायालय मीन्स कोर्ट क्या कर दे? यदि कोर्ट ये मान ले कि जो आपका एग्रीमेंट है वो इमोरल है, अनैतिक है, और जो पब्लिक पॉलिसी के क्या करता है? विरोध करता है, पब्लिक पॉलिसी के क्या है? अगेंस्ट है, अपोज्ड है, तो ऐसे एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है
और जो उसका कंसीडरेशन है वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस दी गई थी, जिसमें क्या है, जो आपका कंसीडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो क्या माना जाता है, अनलॉफुल माना जाता है, इलीगल माना जाता है, अवैधानिक माना जाता है। अब कुछ कंडीशंस आती हैं फिर, जिसमें क्या है, जो एग्रीमेंट है वो पब्लिक पॉलिसी के क्या माना जाता है, अपोज्ड माना जाता है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाता है, लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। जिसमें आपका फर्स्ट क्या कहता है, ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी, विदेशी शत्रु से व्यापार। मीन्स अगर जो आपका एग्रीमेंट है, मीन्स कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी ऐसे देश से क्या करता है, एग्रीमेंट करता है जो कि उसके देश का क्या है, शत्रु है। मान लीजिए जैसे इंडिया कंट्री है, उसका कोई एनिमी है, उसका कोई शत्रु है। अगर इंडिया का पर्सन किसी उसके एनिमी यानी कि शत्रु देश से क्या करता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो पब्लिक पॉलिसी के क्या माना जाएगा, अपोज्ड माना जाएगा, विरुद्ध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अगर आप उसके साथ व्यापार करते हो, उसके साथ ट्रेड करते हो, तो इससे जो आपकी एनिमी कंट्री है, जो आपका शत्रु देश है, उसको क्या पहुंचता है, आर्थिक लाभ पहुंचता है, इकोनॉमिकल प्रॉफिट उसे होता है, जो कि आपके देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपने जो आपका एलियन एनिमी है, मीन्स जो आपका विदेशी शत्रु है, उसके साथ अगर कोई व्यापार करते हो तो वो आपका पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड माना जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करने के ठहराव। मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, मीन्स आपने अगर कोई एग्रीमेंट तैयार किया है और वो एग्रीमेंट क्या है, इंटरफेयरिंग करता है विद कोर्स ऑफ जस्टिस, मीन्स जो न्याय से संबंधी कार्यवाही होती है, जो कोर्स ऑफ जस्टिस होता है, उससे रिलेटेड किसी भी काम में क्या करता है, इंटरफेयरिंग अगर आपका एग्रीमेंट करता है, तो वो एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के क्या माना जाता है, अपोज्ड माना जाता है, विरुद्ध माना जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, एग्रीमेंट टू स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन, दंडनीय अभियोगों को समाप्त करने का अधिकार। तो ये जो पॉइंट है, ये कहता है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, इलीगल कोई ऐसा काम करता है, तो उसे पनिशमेंट मिलना भी जरूरी है। लेकिन अगर जो पर्सन है वो ऐसा ठहराव कर लेता है कि यदि जो आपका अपराधी है, जो मीन्स कल्प्रिट है, अगर वो उसको पैसे दे दे, तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं करेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, मीन्स एक पर्सन ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है कि अगर वो उसको पैसे दे देगा तो वो कोर्ट में किसी भी प्रकार की गवाही नहीं देगा, किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं करेगा। अगर वो ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है तो वो जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है, जिस कारण जो आपकी पब्लिक पॉलिसी है, जो लोक नीति है, उसके क्या है, अगेंस्ट है। इसमें कई बार ब्लैकमेल को भी ब्लैकमेलिंग का केस भी लिया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई दो पर्सन है, जो एक्स है वो जानता है कि वाई ने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के विरुद्ध है, इलीगल है। मान लीजिए उसने कोई चोरी की है या किसी का कत्ल किया है, मीन्स किसी को मारा है, ठीक है। तो एक्स क्या करता है, उसे ब्लैकमेल करता है या डिमांड करता है कि अगर वो उसे 1,00,000 रुपए दे दे तो वो अपना मुंह बंद रखेगा, वो किसी को नहीं बताएगा कि चोरी किसने की है, कत्ल किसने किया है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट एक्स करता है वाई के साथ, वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अनलॉफुल है।
मीन्स वो क्या करता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसके अगेंस्ट है। तो जो जिसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल के अगेंस्ट है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अपोज्ड है, अगेंस्ट है। और ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि आपका जो एग्रीमेंट है उसकी जो मतलब कि सीमांकन अवधि है, उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो पहले से ही सेट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है, उस पीरियड को या तो कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो ऐसा एग्रीमेंट जो आपकी पब्लिक पॉलिसी है उसके क्या माना जाता है, अपोज्ड माना जाता है, उसके विरुद्ध माना जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, दलाली लेकर विवाह के ठहराव करना। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे लेकर ये वचन दे देता है कि वो उसकी शादी करवा देगा, तो ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड माना जाएगा, विरुद्ध माना जाएगा। मान लीजिए एक्स वाई दो पर्सन हैं, एक्स वाई को कहता है कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो तो मैं आपकी शादी करवा दूंगा। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे दलाली की जा रही है, ब्रोकरेज की जा रही है, किससे लेकर, विवाह से लेकर, मैरिज से लेकर ब्रोकरेज की जा रही है, और ऐसा एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पैटर्नल अथॉरिटी, पैतृक अधिकार में रुकावट। मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जो कि पैतृक अधिकार में, जो कि पेरेंटल अथॉरिटी में क्या करता हो, रुकावट डालता हो, रेस्ट्रेंट करता हो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, तो वो क्या है, लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा। मान लीजिए दो पर्सन हैं, ए बी दो पर्सन हैं, ए जो है वो क्या करता है, बी को रोकता है, किसके लिए, उसके जो मतलब कि बच्चे हैं उनको उनका पालन पोषण करने से अगर रोकता है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बी का पैटर्नल अथॉरिटी है, वो उसका पैतृक अधिकार है कि वो अपने बच्चों की क्या कर सकता है, परवरिश कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ए कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है जो उसके बच्चों की परवरिश में रुकावट डालता है, उसको रेस्ट्रेंट करता है, तो जो आपका वो एग्रीमेंट होगा वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा। उसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या आता है, एग्रीमेंट फॉर ब्रोकरिंग पब्लिक ऑफर, रिश्वत देकर उपाधि प्राप्त करने के ठहराव। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या करता है, सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी की उपाधि पाने के लिए वो क्या करता है, किसी अन्य पर्सन के साथ, मीन्स जिसने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है, उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, आप क्या करो, मेरी सिलेक्शन कर दो, मेरे को सरकारी नौकरी की उपाधि दे दो। उसको क्या करता है, रिश्वत देता है। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो पब्लिक पॉलिसी के क्या माना जाएगा, अगेंस्ट माना जाएगा, विरुद्ध माना जाएगा, उसके अपोज्ड माना जाएगा ऐसा एग्रीमेंट। तो उसके बाद आपका एट्थ पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज, वैवाहिक कर्तव्यों में रुकावट डालने वाले ठहराव। ये पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या करता है, मैरिटल ड्यूटीज मीन्स वैवाहिक कर्तव्यों में रुकावट डालता है, इंटरफेयरिंग करता है, रेस्ट्रेंट करता है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलिस, एक अधिकार निर्माण के ठहराव। मीन्स
कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि मोनोपोली को क्रिएट करने के लिए किया गया है, मीन्स एक अधिकार का निर्माण करने के लिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो आपका सार्वजनिक हित है, उसके क्या है, विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट है, तो वो जो आपका एग्रीमेंट है वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड माना जाएगा, उसके अगेंस्ट माना जाएगा, उसके विरुद्ध माना जाएगा। उसके बाद 10th पॉइंट आता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एक पर्सन की फ्रीडम यानी कि उसकी पर्सनल फ्रीडम, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है, मीन्स रेस्ट्रेंट करता है, किसी प्रकार की रुकावट डालता है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा। उसके बाद 11th पॉइंट कहता है एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ डिग्री और होनर्स, डिग्री या पदकों को विक्रय के ठहराव। ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती हैं, जो उनके होनर्स होते हैं, जो उनके पदक होते हैं, अगर उनको सेल करने के लिए किया गया है, उनके सेल से रिलेटेड है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो पब्लिक पॉलिसी के क्या माना जाएगा, अगेंस्ट माना जाएगा, वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा। उसके बाद 12th पॉइंट क्या कहता है एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, मुकदमेबाजी को अनुचित रूप से प्रोत्साहित करने के ठहराव, मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्या करता है, अनावश्यक तरीके से, मीन्स अनुचित तरीके से क्या करता है, इम्प्रॉपर तरीके से क्या करता है, उसको प्रोत्साहित करता है, किसको, मुकदमेबाजी को। जो भी मतलब कि केस है, जो भी केस कोर्ट केस है, अगर वो उसको क्या है, इम्प्रॉपर तरीके से क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रमोट करता है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा, उसके अपोज्ड माना जाएगा। अब उसके बाद 13 पॉइंट क्या कहता है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज्ड टू ड्यूटी, कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण के ठहराव। ये पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर वो खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के लाभ के लिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है जो उसके कर्तव्य के विरुद्ध है, जो क्या है, उसकी ड्यूटी के अपोज्ड है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। तो इसके अलावा कुछ और भी होते हैं एग्रीमेंट्स जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं, जैसे एग्रीमेंट ऑफ थेफ्ट हो गया, मीन्स चोरी से रिलेटेड किया गया कोई भी एग्रीमेंट, जैसे कर चोरी का ठहराव हो गया, मीन्स इनकम टैक्स की चोरी करना, उससे रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अनलॉफुल होता है, अवैधानिक होता है, इलीगल होता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि एग्रीमेंट को पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड बताते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कंसीडरेशन के बारे में पढ़ा, अनलॉफुल कंसीडरेशन, और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, उसकी कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स किए जो कि क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट दिखाते हैं एक एग्रीमेंट को, कि जो आपका एग्रीमेंट है वो किन कंडीशंस में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आपका जो कंसीडरेशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।